Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10 की इंग्लिश रीडर बुक को हम क्वेश्चन आंसर दिखाने जा रहे हैं आपको। और आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 7 उस इंग्लिश रीडर बुक का, जिसका नाम है लव डिफाइल्ड। और इस चैप्टर को शुरू करने के पहले आप इसकी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ये जो लाइन है उस कहानी से ली गई है और बोला जा रहा है कि इट वाज सो टिपिकल ऑफ हर विटी टू हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू ए फॉल्ट सो स्केच द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के बिहाफ पर आपको क्या करना है कि जो लड़की है इस कहानी में, उस लड़की का कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लाइनें लिखनी है। तो चलिए उसके कैरेक्टर को जानते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड वॉज वेरी इम्प्रेसिव। यानी कि इस कहानी लव डिफाइल्ड में, जो कहानी में लड़की का जो किरदार है, लड़की का जो रोल है, चरित्र है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आकर्षक है। ठीक है। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड विटी। वो जो लड़की है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थी और साथ में विटी, यानी कि जो बुद्धिमान थी और साथ ही साथ बहुत विनोदपूर्ण थी, यानी कि बहुत हंसमुख मिजाज की थी। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, है ना, वो ज़्यादा सेंटिमेंटल काइंड ऑफ नहीं थी, है ना, ज़्यादा सेंटी होने वाली मतलब लड़की नहीं थी। शी वॉज अवेयर ऑफ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। वो लाइफ की जितनी भी सच्चाई होती है ना, उसकी वो अवगत थी। शी लव्ड द नरेटर डीपली एंड वॉन्टेड टू मैरी हिम। जो वो लड़की थी वो नरेटर यानी कि कहानी का जो लेखक है उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। When he refused to marry her, she was not disappointed। और यहाँ तक कि जब लड़के ने उससे शादी करने से मना कर दिया ना, उसके बावजूद भी वो निराश नहीं हुई। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि द लाउडर आई टॉक्ड अबाउट माई वर्च्यूज द फास्टर आई मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। तो इस लाइन को पढ़कर आपको क्या करना है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो कहानी में स्टेटमेंट यूज की गई थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कहानी के जो नरेटर है, जो लड़का है, उसके चरित्र का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी लव डिफाइल्ड इज नॉट इम्प्रेसिव। इसका जस्ट अपोजिट, लड़की का जस्ट अपोजिट है कि जो नरेटर है उसका कैरेक्टर जो है इस कहानी में वो बहुत मतलब अपोजिट है, इम्प्रेसिव नहीं है। ही वॉज सेल्फिश एंड मीन बट ही बोस्टेड ऑफ बीइंग एन इंटेलिजेंट एंड वर्चुअस मैन। यानी कि वह एक सेल्फिश इंसान था और बहुत ही मीन मतलबी इंसान था, बट ही बोस्टेड यानी कि उसने बहुत डींगे मारी किस चीज़ की, कि वो बहुत बुद्धिमान है ना, और एक वर्चुअस मैन है। ठीक है। यानी कि कहते हैं ना, उसके पास बहुत सारे गुण हैं, विशेषता उसके में, बहुत स्पेशल आदमी है। वर्चुअस मतलब स्पेशल आदमी कह सकते हैं कि उसके पास विशेष गुण है, सदाचार है करके। ठीक है। आगे है कि ही लव्ड ए ब्यूटीफुल गर्ल फॉर ईयर्स बट लैक्ड सिंसियरिटी। यानी कि उसने किसी लड़की को, यानी कि उसी लड़की के बारे में बात की जा रही है कि किसी एक सुंदर लड़की को प्यार तो किया बहुत सालों तक, लेकिन उसके में, है ना, ईमानदारी नहीं थी, वो सिंसियर इंसान नहीं बना। Hence, इस वजह से he refused to marry her owing to opposition from his parents। कहा जा रहा है कि इस वजह से वो सिंसियर नहीं था, इसी वजह से उसने अपने प्यार को ठुकरा दिया, बस इतने वजह से कि उस अपने पेरेंट्स की अपोजिशन की वजह से, पेरेंट्स ने मना कर दिया, खिलाफ चले गए और इस वजह से उसने मना कर दिया लड़की को। He therefore betrayed the girl। यानी कि इस वजह से आप कह सकते हैं उस लड़के ने, इस नरेटर ने अपनी जो बिलव्ड थी, जो लड़की थी, तो उसको उसने उसे धोखा दिया। बिट्रेड मतलब धोखा दिया। When he attended her marriage, he was filled with remorse and realized his mistake। जब उस नरेटर ने लड़की की शादी में लास्ट में जब मिलने गया था, उससे उसकी शादी अटेंड करने गया था ना, उस टाइम पे कोई घटना घटी थी जो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अगले क्वेश्चंस वगैरह में मिलेंगे। तो उस समय जब अटेंड करने गया था उसकी शादी लड़की की, तो उस समय उसे बस पछतावा ही हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। रिमोर्स मतलब पछतावा, और अपनी उसकी गलती जो थी उसका उसको एहसास हुआ। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज आई वॉज ऑल्सो अगली फ्रॉम विद इन एंड डिस्पाइट आवर 8 years of togetherness her goodness had not rubbed off on me in any way।
वॉट मेड द नरेटर फील सो। कहा जा रहा है कि इस लाइन को पढ़ कर जो आपको समझ आया कि ऐसा नरेटर क्यों सोच रहा था, मतलब इस लाइन में यही बताया जा रहा है कि उसको पहली बार ऐसे लाइफ में एहसास हुआ कि वो अंदर से कितना मतलब कितना कह सकते हैं ना अगली है, कितना बदसूरत है। क्यों? क्योंकि 8 साल से जो टुगेदरनेस यानी कि जो बॉन्डिंग थी उन दोनों के बीच में है ना, वो लड़की की अच्छाइयाँ ना देख पाया है ना, और उसके बाद एक तरीके से उसके ऊपर धब्बा लग गया। तो क्या उसको ऐसा नरेटर को ऐसा फील क्यों हुआ, ये लाइन के बारे में ऐसा फील क्यों हुआ उसको? तो द नरेटर लव द गर्ल वेरी मच एंड सी ऑल्सो टू, यानी कि लड़की जो थी वो भी बहुत प्यार करती थी और नरेटर जो था लड़का वो भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब when narrator invited her on the occasion of his wedding, she attended in his wedding party। यानी कि जब नरेटर ने, जब पहले तो शादी हुई थी लड़के की, नरेटर की, तो जब शादी हुई तो अपने ओकेजन पे, शादी के अवसर पे लड़की को उसने बुलाया, तो लड़की ने उसकी पार्टी को अटेंड किया। और बट ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस हर विथ हिज वाइफ एज ही हैड नॉट शेयर्ड एनीथिंग अबाउट हिज पास्ट विथ हिज वाइफ। कहने का मतलब है कि उसने शादी की पार्टी में बुलाया तो सही, लेकिन उस नरेटर ने, लड़के ने अपनी पत्नी जो दूसरी लड़की से उसने शादी की थी उससे अपने पास्ट के बारे में, यानी कि जो इस कहानी में जो प्रेमिका बनी हुई है लड़की, उसके बारे में, अपने 8 साल के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया अपनी होने वाली वाइफ से, है ना। ऑन द अदर हैंड, है ना, जबकि मतलब दूसरे केस में क्या है कि आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जब लड़की की शादी होती है, जो प्रेमिका थी लड़के नरेटर की, व्हेन द नरेटर अटेंडेड हर वेडिंग, और जब नरेटर जो है उसकी शादी में अटेंड करने, उसकी शादी पार्टी अटेंड करने जाता है, शी इंट्रोड्यूस्ड हर हस्बैंड हु वाज एन IAS। यानी कि उल्टा केस होता है, यहाँ पे लड़की ने सब कुछ बता दिया होता है अपने होने वाले हस्बैंड, जिसका नाम, जो कि एक IAS है। तो वही कह रहा है कि आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जब नरेटर उसकी शादी अटेंड करने जाता है तो वो अपने हस्बैंड जो कि एक IAS है उससे इंट्रोड्यूस कराती है, परिचय कराती है नरेटर को। सी टोल्ड हर हस्बैंड एवरीथिंग अबाउट हर पास्ट लाइफ विथ नरेटर। यानी कि जो नरेटर के साथ उसने ज़िंदगी बिताई थी ना, जो प्यार भरे लम्हे बिताए थे 8 साल के, वो सारी बॉन्डिंग उस IAS जो होने वाला जो उसका हस्बैंड था उससे सब कुछ शेयर कर दिया था। तो ये दिस सिचुएशन मेड द नरेटर सो गिल्टी। इस वजह से ये चीज़ जो उसने सोची कि यार मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था, मैं इस चीज़ को बताने से कतरा रहा था, वो इसने इतनी सच्ची लड़की थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ बता दिया था अपने हम लोग के लव अफेयर के बारे में अपने होने वाले हस्बैंड से। तो वो कितनी सच्ची लड़की, ये सोचकर उसको गिल्टी फील होने लगी। अब चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैज़ द गुडनेस ऑफ समवन एवर मेड यू फील वेरी मीन। यानी कि क्या किसी की अच्छाई को देखकर कभी, है ना, आपसे ये क्वेश्चन, ये कहानी आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कहानी लिखनी है कि क्या किसी की जो अच्छाई है ना, उसको देखकर आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत सेल्फिश हैं, मीन है, यानी कि आप मतलबी इंसान हैं। चलिए देखते हैं, एक कहानी मैंने अपनी तरफ से लिखी है आपके लिए, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो मैं बोलता हूँ, येस द गुडनेस ऑफ ए मैन हैज़ मेड मी फील वेरी मीन। यानी कि एक बार की बात है, मतलब मुझे उसकी अच्छाई को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत मतलबी हूँ। चलिए देखते हैं कहानी क्या है। कि देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु लिव्स इन हर्ट बिहाइंड द रोड साइड। रोड के किनारे एक झोपड़ी में एक बूढ़ा इंसान रहा करता था। आई एंड माई फ्रेंड्स यूज टू गो थ्रू दैट रोड साइड कीपिंग आवर हैंड्स ऑन आवर नोज एज दैट ओल्ड मैन स्मेल्स अ लॉट। यानी कि मैं और मेरे कुछ दोस्त हम स्कूल जाया करते थे उसी रास्ते से होकर, और ऐसे जाते थे जैसे अपने नाकों पे हाथ रख के जाते थे, है ना, क्योंकि वो जो बूढ़ा इंसान था वो बहुत स्मेल करता था, बदबू आती थी वहाँ से, क्योंकि नाले के साइड में ही रहता था, रोड के साइड में। द ओल्ड मैन फील्स ए लॉट बट नॉट से एनीथिंग। है ना, जो बूढ़ा इंसान था उसको पता तो लगता था भाई कि बच्चे जो हैं मुझे देखकर हीन भावना से मुझे देखते हैं, मुझे मतलब बुरा भला मेरे बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता था। वंस when we are going to our school while playing suddenly one of our friend fell down in the drainage। यानी कि एक बार की बात है, जब हम सब अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से होकर स्कूल जा रहे थे तो अचानक से मेरा एक जो दोस्त था, हमारे दोस्तों में से एक दोस्त जो था वो ड्रेनेज यानी कि नाले के गटर में, मतलब गटर के नाले में वो गिर गया। वी ऑल स्टार्टेड क्राइंग, नो वन केम। हम चिल्लाने लगे, कोई नहीं आया। बट दैट ओल्ड मैन केम टू अस एंड आस्क्ड अबाउट द सिचुएशन।
वो बूढ़ा इंसान दौड़कर हमारे पास आया और हमसे सिचुएशन पूछा, मैंने क्या हो गया। एंड विद इन नो सेकेंड ही जम्प्ड इन द ड्रेनेज एंड पिक्ड अप माई फ्रेंड एंड आस्क्ड अस टू पुल हिम आउट स्लोली। यानी कि जैसे ही उसने परिस्थिति का जायज़ा लिया कि हुआ क्या था यहाँ पे, बच्चा गिर गया, अच्छा, तो ये बोलते के साथ वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसने नाले में छलांग लगा दी और बच्चे को हमारा जो दोस्त गिरा था उसको उठा लिया और बोला हमसे कि धीरे धीरे इसे ऊपर की तरफ खींचो। एंड वी सेव आवर फ्रेंड बिकॉज ऑफ दैट ओल्ड मैन। और इस तरीके से हमने अपने दोस्त की जान बचाई अपने उस बूढ़े इंसान की मदद से। वी थैंक द ओल्ड मैन, हमने बूढ़े इंसान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। और यही बताया जा रहा है कि इट वॉज द गुडनेस ऑफ दैट ओल्ड मैन हु हेल्प्ड अस वाइल वी वर कमेंटिंग हिम एंड इग्नोरिंग हिम। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो थी उसकी अच्छाई थी उस बूढ़े इंसान की, जिसने हमारी मदद की जबकि हम उस पर कमेंट किया करते थे, उस पर इग्नोर किया करते थे। तो ये वो केस हो सकता है। इस तरह की अलग कहानियाँ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई डिड द नरेटर लीव द गर्ल। जो नरेटर था उसने लड़की को क्यों छोड़ दिया। ही लव सो पैशनेटली, मतलब जिस लड़की को बहुत शिद्दत भरा प्यार करता था उसको उसने क्यों छोड़ दिया। वॉज ही ऑनेस्ट इन हिज रिलेशन, क्या वह ईमानदार था अपने रिलेशन को लेकर। आंसर है कि द नरेटर लेफ्ट द गर्ल ही लव पैशनेटली बिकॉज ऑफ पेरेंटल अपोजिशन एंड बेलिकन किंग। यानी कि उस नरेटर ने अपनी जो ऐसी प्रियतम थी उसकी, है ना, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, उसे अपने पेरेंटल अपोजिशन यानी कि फैमिली के तरफ से जो अपोजिशन हो रहा था, है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस लव अफेयर को, तो उस अपोजिशन के वजह से, है ना, उस रुकावट की वजह से उसने उसको छोड़ दिया था। और एंड बेलिकन कीन मतलब होता है, बेलिकन मतलब लड़ाकू और संबंधी, कीन मतलब संबंधी, मतलब ऐसे लोग जो कि लड़ाकू टाइप के थे विचारधारा के, वो लोग, उनके अपोजिशन की वजह से भी उस नरेटर ने लड़की को त्याग कर दिया था। और जो लास्ट क्वेश्चन था कि वॉज ही ऑनेस्ट इन हिज रिलेशन, क्या वो रिलेशन को लेकर ईमानदार था। तो नो, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट इन हिज रिलेशन, अपने रिलेशन को लेकर वो ईमानदार तो नहीं था। अब लेट्स डिस्कस में पहला क्वेश्चन है कि लिव इन रिलेशनशिप इज अगेंस्ट आवर सोशल वैल्यूज़, है ना। हमारे सामाजिक हमारा जो समाज है उसकी बातों पे हमारा जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, ये खरा नहीं उतरता है, ये अगेंस्ट है, सोशल वैल्यूज़ के खिलाफ है। ऐसा क्यों है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस पर। कि इन आवर सोसाइटी लिव इन रिलेशनशिप्स आर नॉट एक्सेप्टेड लाइक इन द वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि अमेरिका वगैरह, यूएसए में, है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यहाँ पे जो है लिव इन रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे हमारे समाज में ये एक्सेप्टेड नहीं है। नाउ ए डेज सच रिलेशनशिप आर परमिटेड बाई लॉ, मतलब आज के डेट में कुछ कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप पॉसिबल तो हो रखा है, बट आवर सोसाइटी स्पेशली मिडिल क्लास डज नॉट अलाउड इट। यानी कि लेकिन सोसाइटी का बात जब आती है ना, भले ही मान लो लीगल है, ये चीज़ लीगल हो चुकी है कि आप लिव इन में रह सकते हो क्योंकि इसके लिए नियम कानून बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोसाइटी है ना, जिस समाज में आप रहोगे तो उस समाज को आप नहीं झेल पाओगे क्योंकि आप मिडिल क्लास के हो, और मिडिल क्लास कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। वी एडहेयर टू आवर कस्टम्स एंड वैल्यूज विच रिकॉग्नाइज मैरिज एज ए सेक्रेड बॉन्ड। सेक्रेड मतलब धार्मिक, बॉन्ड मतलब रिश्ता। यानी कहा जा रहा है कि वी एडहेयर टू आवर कस्टम्स, यानी कि हमें पालन करना पड़ता है अपने कस्टम्स एंड वैल्यूज़ का, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, विचारधाराएं जो होती हैं हमारे सोसाइटी के, समाज की, उसको हमें उसका पालन करना पड़ता है। और उसमें जो शादी है उसको एक पवित्र रिश्ता माना जाता है ना। इसी वजह से लिव इन रिलेशनशिप को हमारे समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस में, कि वन शुड लिसन टू वंस हार्ट रेदर देन एनीथिंग एल्स। कहा जा रहा है कि किसी को भी ना अपने दिल की सुननी चाहिए रेदर देन एनीथिंग एल्स, मतलब किसी और चीज़ के बजाय अपने दिल की सुननी चाहिए, यही कहा जा रहा है। इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन अ पर्सन इग्नोर्स हिज हर्ट्स वॉइस एंड लिसन टू हिज माइंड ही इज श्योर टू लूज हिज पीस ऑफ माइंड। कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान जो है अपने दिल की आवाज़ सुनता है ना, अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर करता है ना, उसको नकार देता है और अपने माइंड की आवाज़ सुनता है, मतलब दिमाग जो कह रहा है उसको समझता है और वैसा कुछ काम करता है, तो इस वजह से ही इज श्योर टू लूज हिज पीस ऑफ माइंड। तो ऐसा निश्चित है कि अगर उसने अपने दिमाग की सुनी ना तो अपना आपा खो बैठेगा, है ना। इफ़ द नैरेटर हैड लिसन टू, अब सही वही केस एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि अगर नैरेटर ने
अपने दिल की सुनी होती, लिसन टू हिज हर्ट रैदर देन हिज डोमेस्टिक अपोजिशन, ही वुड नॉट हैव बीन ruined एंड अगली टू हिमसेल्फ। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर नैरेटर ने अपने दिल की सुनी होती ना, बल्कि मतलब किसका ना सुन के, जो अपने उसका डोमेस्टिक अपोजिशन हुआ था, उसके घरेलू विवादों के वजह से उसने जो घरेलू जो अपोजिशन हो रहा था, है ना, रोका जा रहा था उसको विवाह मतलब शादी ना करने से, उन सब चीज़ों के बजाय उसने अगर अपने दिल की सुनी होती, जो उससे बहुत बेइंतहा प्यार करता था, उस चीज़ को उसने अगर दिमाग में लाया होता, अपने दिल से उस बात को सोचा होता, है ना, तो शायद वो इतना बर्बाद नहीं हुआ था, अपने आप को इतना हीन भावने से ना देखता। लिसनिंग टू हिज हर्ट द नैरेटर वुड हैव लिव्ड हिज लाइफ हैप्पीली विथ हिज बिलव्ड। अगर उसने अपने आज दिल की बात सुनी होती तो वह अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी अपने बिलव्ड यानी कि अपने प्रियतम के साथ बिताता। तो इस तरीके से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सारे खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए मेरे से, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।